हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू आरबीसी एंड सीबीएसई क्लासेज में। तो दोस्तों, हम आपके 12th क्लास के अंदर हमारी जो लास्ट वीडियोस थी उसके अंदर हम पढ़ रहे थे आपके विद्युत क्षेत्र के बारे में। हमने सबसे पहले आपके आवेशों के बारे में पढ़ा था, फिर हमने आपके कूलाम नियम और फिर बाद में हमारा तीसरा जो आपका टॉपिक आया था वो था विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र के बाद में हमने पढ़ा था कि एक आवेशों के निकाय के लिए आपका जो विद्युत क्षेत्र है वह किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो इसी आपके जो टॉपिक पर आधारित आपके बुक के अंदर दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। आपका एग्जाम्पल है आपका 1.8 और एक आगे का एग्जाम्पल है 1.9। तो उन्हीं एग्जाम्पलों को हम सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका जो एग्जाम्पल आता है वो है एग्जाम्पल 1.8। तो इसे समझने का प्रयास करते हैं कि इस एग्जाम्पल के अंदर क्या कह रहा है। ठीक, कह रहा है एग्जाम्पल के अंदर कि कोई इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम परिमाण विद्युत में 0.5 सेंटीमीटर की दूरी पर गिरता है। ये जो आपका मान दिया गया है, कोई इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम परिमाण के विद्युत क्षेत्र आएगा। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में 0.5 सेंटीमीटर की दूरी पर गिरता है। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, हमारे पास जो न्यूमेरिकल के अंदर जो मान दिए गए हैं सबसे पहले उन्हें लिखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मान दिया गया है हमारे पास वो दिया गया है विद्युत क्षेत्र का। इसे हल करते हैं हम। विद्युत क्षेत्र का मान हमारे पास दिया गया है विद्युत क्षेत्र को हम ई के द्वारा दर्शाते हैं। तो आपके विद्युत क्षेत्र का जो मान दिया गया है, परिमाण का मान वो दिया गया है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। दो गुणा 10⁴ न्यूटन पर कूलाम, यह आपके विद्युत क्षेत्र का मान हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। अब आपके नेक्स्ट जो मान दिया गया है वो दिया गया है परिमाण के विद्युत क्षेत्र में 0.5 सेंटीमीटर दूरी पर गिरता है। यानी आपकी डिस्टेंस दी गई है आपके पास 0.5 सेंटीमीटर। इसे मैं डी के द्वारा दर्शा देता हूँ, डिस्टेंस जो कि आपके पास दी गई है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यह हमारे पास मान दिया गया है। आगे क्या कह रहे हैं, आगे क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए, यानी हमारे जो विद्युत क्षेत्र का मान है वह हमें समान रखते हुए इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाए। इसकी दिशा उत्क्रमित का मतलब है कि विपरीत कर दी जाए। विपरीत किस तरह से करते हैं इसे अभी हम समझेंगे। तथा अब कोई प्रोटॉन इस क्षेत्र में उतनी ही दूरी पर गिरता है, यानी प्रोटॉन के लिए आपकी जो दूरी होगी वह समान होगी। पहले हम आपके इलेक्ट्रॉन को गिरा रहे थे, इस बार हम प्रोटॉन को गिरा रहे हैं। गिरता है दोनों प्रकरणों में, यानी दोनों घटनाओं के अंदर में गिरने में लगे समय की गणना कीजिए। यानी हमारे पास ये कह रहा है, हमें आपके विद्युत क्षेत्र का मान दिया है और फिर हमें कह रहा है कि एक विद्युत क्षेत्र है, फिर उसके अंदर दूरी बता देगा हमें, इतनी दूरी तक आपका इलेक्ट्रॉन गिरता है तो उसे गिरने में कितना समय लगता है। फिर हमारे पास कह रहा है कि अगर हमारे विद्युत क्षेत्र को हम विपरीत कर दिया जाए, यानी इसकी दिशा अगर हम विपरीत कर दें तब हम उसमें एक प्रोटॉन को गिराते हैं उतनी ही दूरी पर, तो उसे कितना समय लगता है, ये हमारे पास पूछा गया है। फिर कहा गया है कि इस परिस्थिति की गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से तुलना कीजिए। यानी कि हमारा जो स्थिति निकल के आती है हमारे इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के लिए, यह बताना है कि ये गुरुत्व से मुक्त होगी, यानी गुरुत्व का इसके ऊपर प्रभाव बहुत कम पड़ेगा या फिर कह सकते हैं नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे कंडीशनों को एक डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने मान लिया ये है आपका एक विद्युत क्षेत्र, जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम गिराते हैं आपके इलेक्ट्रॉन को। तो हम किसी वस्तु को गिराते हैं तो हम ऊपर से नीचे की ओर गिरा देते हैं। तो नीचे की ओर आपका जो इलेक्ट्रॉन गिरेगा, यानी आपका नेगेटिव चार्ज अगर वह नीचे की ओर गिरता है, मतलब नीचे की ओर आकर्षित हो रहा है, तो नीचे आपका आवेश कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव आवेश हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पॉजिटिव आवेश लिख लिया है। तो आपके विद्युत क्षेत्र के लिए दूसरा आवेश कौन सा चाहिए, नेगेटिव आवेश। तो इसकी दिशा इस ओर हो जाएगी। यहाँ पर आपका विद्युत आवेश तो ऋणात्मक आवेश है वह होने वाला है। और हमें पता है कि आपके जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो होती है आपके +2 माइनस की ओर, क्योंकि हमें पता है कि एक धनावेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है और एक ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होती है। तो हमारी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी आपके इस ओर। ये आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। फिर हमारे पास कहा गया है कि इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को गिराते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज दर्शा देता हूँ। ये नीचे की ओर गिर रहा है,
पॉजिटिव चार्ज की ओर। और यह जो हमारे पास दूरी दी गई है वह कितनी दी गई है, 0.5 सेंटीमीटर। यानी ये दूरी हमारे पास दी गई है आपकी 0.5 सेंटीमीटर। बस इतना हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कहा गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास कंडीशन कही गई है उसके अंदर हमारे पास कहा गया है कि अगर हमारे इस विद्युत क्षेत्र को हम उत्क्रमित कर दिया जाए, यहाँ पर हमारा विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं, तो इसकी दिशा को हम उत्क्रमित कर दी जाए, यानी इसकी दिशा अब ऊपर की ओर है तो हम इसे उत्क्रमित कर देंगे, यानी विपरीत दिशा में, मतलब नीचे की ओर ले आएंगे। तो नीचे की ओर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता है विद्युत क्षेत्र की दिशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो अब इसे नीचे की ओर दर्शाने के लिए आपका धनात्मक आवेश ऊपर की ओर हो जाएगा और नीचे की ओर आपका ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। और जब ये हमारा परिमाण समान रखते हुए विद्युत क्षेत्र की दिशा हम उत्क्रमित कर देते हैं, इस ओर आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। और अब हम गिराते हैं इसके अंदर प्रोटॉन, यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं आपका E+ आवेश, या फिर कह सकते हैं प्रोटॉन। वह उतनी ही दूरी पर गिरता है, यानी यहाँ पर जो इसकी दूरी होगी वह हो जाएगी कितनी, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। और हमारे विद्युत क्षेत्र का मान हमें पता है कितना है, 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। तो हमारे विद्युत क्षेत्र का मान इसमें समान है। अब हमारे पास कह रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन को इतनी दूरी पर इस विद्युत क्षेत्र के अंदर गिरने में कितना समय लगता है, और इस प्रोटॉन को इस विद्युत क्षेत्र के अंदर इतनी दूरी पर गिरने में कितना समय लगता है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम आपका एक समीकरण उपयोग में लेते हैं। हम जानते हैं कि आपके गति के समीकरण से, गति के समीकरण से हमारे पास एक समीकरण हमें ये पता होता है कि S = होता है आपका ut + ½ AT²। यह आपका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, जहाँ पर S आपकी दूरी होती है, U आपकी प्रारंभिक वेग होता है, T आपका लगने वाला समय, A होता है आपका वस्तु का त्वरण। इसे मैं लिख देता हूँ आपका समीकरण नंबर 1। अगर इस फॉर्मूले को हमारे इन कंडीशनों के लिए अप्लाई किया जाए तब हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉन है वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में, ये मान लेता हूँ इसकी प्रारंभिक स्थिति है, तो इसमें प्रारंभिक स्थिति में ये स्थिर अवस्था में है। इसी प्रकार हमारा जो प्रोटॉन है वह भी अपनी प्रारंभिक स्थिति में स्थिर अवस्था के अंदर है। जब इसे छोड़ा जाता है तब ये अपनी गति प्राप्त करता है, और हमारा जो प्रोटॉन है वह भी इसी प्रकार गति प्राप्त करता है। यानी हमारा जो U है, जो प्रारंभिक वेग है, वह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारी वस्तु स्थिर अवस्था में थी। तो U का मान 0 रखने पर, और हमें पता है S का मान क्या होता है, दूरी होती है, जो कि हमने हमारे डायग्राम के लिए लिखी है कि इतनी दूरी तक हमारा जो आवेश है गिरता है, और इसे हमने दर्शाया किसके द्वारा, D के द्वारा, डिस्टेंस के द्वारा। तो S की जगह हम लिख देंगे आपका D, S हो जाएगा आपका D। ठीक है, अब इसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होगा D = 0 हो जाएगा U का मान, तो ये भी पद 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा ½ AT²। इसे मैं लिख देता हूँ आपका समीकरण नंबर 2। बस ये जो हमारा समीकरण है इसके द्वारा हम प्राप्त हमारा समय होगा वो हम हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हम T का मान निकालते हैं, तो T का मान हमारे पास हो जाएगा, T² होगा आपके लिए 2D बट्टे में हो जाएगा आपका A। और जब यहाँ से हम T का मान निकालते हैं तो वो हो जाएगा T = हो जाएगा √2D बट्टे में A। इसे मैं लिख देता हूँ आपका समीकरण नंबर 3। ये तीनों समीकरणों को आपने ध्यान में रखना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल चुका होगा ये आपका समय निकालने का फॉर्मूला है। D डिस्टेंस हमारे दोनों पदों के अंदर समान है, बस हमारे पास एक चीज़ की कमी हो रही है, एक भौतिक राशि की कमी हो रही है, वो है आपका A त्वरण। यानी हमें आपके इलेक्ट्रॉन के लिए भी त्वरण निकालना है और आपके प्रोटॉन के लिए भी त्वरण निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आपके प्रोटॉन के लिए लगने वाला समय। फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं हम प्रोटॉन के लिए नहीं, सबसे पहले लिखते हैं हम इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन को गिरने में लगा समय,
लगा समय। तो समय होगा आपका, वह क्या होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, समीकरण 3 के अनुसार क्या होगा, टी ई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहा हूँ मैं, इक्वल टू होगा √2d हो जाएगा आपका, समान होगा दोनों के लिए। ए को मैं लिख देता हूँ आपका त्वरण ए ई, इलेक्ट्रॉन के लिए त्वरण। तो आपका इलेक्ट्रॉन के लिए त्वरण ज्ञात करना है हमें। हमें ये पता है कि अगर कोई आवेश आपका विद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित है तो हमारा जो आवेश होता है वह हमारे विद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित किसी अन्य आवेश पर एक बल आरोपित करता है, और वह बल होता है आपका विद्युत बल। तो इतना हमें पता है। तो हमें निकालना है आपके बल का संबंध एक ऐसी राशि से होना चाहिए ताकि हम आपका ए है जो त्वरण है वह निकाल सके। तो हमें पता है कि बल का एक फॉर्मूला ये होता है, हम जानते हैं कि F इक्वल टू ma होता है। बल होता है आपका द्रव्यमान गुणा त्वरण, इतना हमें पता है। और जो हमारा बल है F, हम जानते हैं कि आपका जो बल होता है, सबसे पहले आपका A यहाँ से निकाल लेते हैं। A होगा आपका F/m, और जहाँ यहाँ पर जो F होगा वह क्या होगा, विद्युत बल। और विद्युत बल क्या होता है, हमें पता है कि आपका जो विद्युत बल होता है, विद्युत बल F वह होता है Q इंटू ई। Q आपका आवेश हो गया और E होता है आपका विद्युत क्षेत्र। तो Q की जगह में लिख देता हूँ स्मॉल e, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश को दर्शाता है। कैपिटल E आपका विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, और बट्टे में m यहाँ पर किसका द्रव्यमान होगा, इलेक्ट्रॉन का। तो इसे लिख देता हूँ मैं me। तो ये हमारे पास हमने प्रोटॉन के लिए भी फॉर्मूला लिख लिया है। तो अब हम यहाँ से आपका जो इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमारा जो त्वरण है वो हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से जो आपका ए निकल के आता है वो निकलेगा, ई का मान हमारे पास पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र का मान हमारे पास पता है कितना होता है, हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है विद्युत क्षेत्र का मान, वह दिया गया है हमारे पास 2 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम। ये हमारे विद्युत क्षेत्र का मान दिया है। और डी का मान हमारे पास दिया है 0.5 सेंटीमीटर। तो इसे लिख लेते हैं 2 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम। दो गुणा 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। me जो आपके जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, ठीक है। इतना हमें पता है। और जब हम इस मान को सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो मान निकल के आता है वह निकल के आता है 3.51 × 10⁻15 ये हमारे पास यहाँ पर मान निकल के आता है। और ए जो आपका त्वरण होता है वह कितना होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास त्वरण का मान होता है। अब हमारे पास त्वरण का मान आ चुका है, और अब हम हमारे त्वरण का मान सीधा रखते हैं हमारे फॉर्मूले के अंदर। इसे मैं लिख देता हूँ आपका समीकरण नंबर 4। तो ए का मान हम रखेंगे आपके समीकरण नंबर 4 के अंदर। ए का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, तो यहाँ पर जो हमारा मान निकल के आता है वो होगा आपका टी होगा √2 गुणा डी का मान हमारे पास कितना था, डी का मान था हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर, शायद इतना ही कुछ था। तो हमारे पास डी का मान हमारे पास दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि अगर हम ये मान आपके फॉर्मूले के अंदर लिखते हैं तो इसे हम मीटर के अंदर लिखने वाले हैं। तो ये आपका मान हो जाएगा 0.5 × 10⁻⁻2 मीटर। मीटर के अंदर चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 से गुणा हो जाएगा। बट्टे में आ जाएगा आपका ए का मान जो कितना होता है 3.51 × 10⁻15, ठीक है। ये हमारे पास मान हमने फॉर्मूले के अंदर लिख दिया है। और जब हम इसे सोल्व करते हैं तो हमारा जो मान निकल के आता है वो होगा हमारे पास 2.9 × 10⁻⁻9, और टी होगा आपका समय सेकंड के अंदर।
यह हमारे पास TE जो आपके प्रोटॉन को गिरने वाला जो समय होता है वह निकल के आता है। तो ये हमने आपके इलेक्ट्रॉन के लिए जो आपका त्वरण है वो भी हमने ज्ञात कर लिया है और जो लगने वाला समय है वो भी हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम आपके सेकंड कंडीशन जो आपके प्रोटॉन है उसे गिरने में कितना समय लगता है ये भी हम ज्ञात करते हैं। तो सेकंड है हमारे पास प्रोटॉन को गिरने में लगा समय। प्रोटॉन को गिरने में लगा समय, को गिरने में लगा समय, इसे मैं लिख देता हूँ TP के द्वारा। ये हमें ज्ञात करना है। तो ये आपके वही समीकरण 4 के अनुसार ही सोल्व होने वाला है। तो TP का मान हमारे पास हो जाएगा √2D/AP। इस बार जो आपका त्वरण होगा वो होगा आपके प्रोटॉन के लिए त्वरण। इसे मैं दर्शा देता हूँ AP के द्वारा और इसे लिख देता हूँ मैं आपका समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब हम यहाँ पर आपका AP को हम सोल्व करने वाले हैं। तो ये आपके उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोल्व होने वाला है। तो AP हो जाएगा आपका E/MP। ये जो हमने फॉर्मूला है वह हमने इलेक्ट्रॉन के लिए पहले से ज्ञात किया है। ये हो जाएगा आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आपके जो इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमने E का मान लिखा है वो होना चाहिए नेगेटिव, लेकिन इसका हम केवल यहाँ पर परिमाण ले रहे हैं। इसका जो आवेश की जो प्रकृति है वो हम यहाँ पर नहीं दर्शा रहे हैं, तो इसे हम पॉजिटिव लेकर ही सोल्व करने वाले हैं। तो 1.6 × 10⁻⁻19 इसका मान हो जाएगा। E का मान हमारे पास होता है वह होगा हमारे पास, तो E का मान हमने यहाँ पर लिखा है 2 × 10⁻4, 2 × 10⁻4। ठीक है, ये हमने मान लिख लिया है। MP जो आपका द्रव्यमान है प्रोटॉन का वह होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। और जब हम इसे सोल्व करते हैं तो आपका जो मान निकल के आता है वो होता है 1.9 गुणा, यहाँ पर आपको जो मान निकल के आता है वो होगा आपका 1.9 × 10⁻12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपके प्रोटॉन के लिए जो त्वरण है उसका मान यहाँ पर सोल्व हो जाता है। अब हम इसका जो हमारे पास प्रोटॉन के लिए जो त्वरण है वो हमारे पास आ चुका है। अब हम सीधे फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करके हम इसका जो समय है वो हम ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 हमने पहले लिख लिया है। उसके द्वारा जो प्रोटॉन को लगने वाला जो समय है वो कितना था, √2 गुणा D का मान हमारे पास था 0.5 गुणा मीटर के अंदर चेंज करें तो 10⁻² मीटर बट्टे में AP का मान है। AP का मान कितना होगा 1.9 × 10⁻12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसका जो मान निकल के आएगा हमारे पास वो निकल के आएगा 1.3 × 10⁻7 सेकंड। ये हमारे पास इसका मान निकल के आने वाला है। तो इसी प्रकार हमने आपके प्रोटॉन के लिए जो हमारा त्वरण है वो हमने ज्ञात कर लिया है और प्रोटॉन के लिए जो गिरने में जो आपका समय लगता है TP वो भी हमने ज्ञात कर लिया है, जो कि हमारे पास निकल के आता है 1.3 × 10⁻7 सेकंड। अब जब हम आपका जो समय देखते हैं, प्रोटॉन को जो लगने वाला समय है आपका 1.3 × 10⁻7 मीटर, ये घात याद रखना 10⁻7 है। और बात करें आपके इलेक्ट्रॉन के लिए जो लगने वाला समय है वो होगा आपका 2.9 × 10⁻9। तो जब हम हमारी ये राशि इस मान की 2.9 × 10⁻9 सेकंड और हमारा सेकंड जो आपका मान है 1.3 × 10⁻7 सेकंड, इन दोनों की अगर तुलना करते हैं तो हमें पता लगता है कि आपका जो प्रोटॉन है इसमें जो आपका लगने वाला जो समय होगा वह अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 10⁻7 है वो अगर नीचे चला जाएगा तो केवल 10⁻7 ही बनाएगा, लेकिन हमारा जो प्रोटॉन के लिए जो लगने वाला समय है वह नीचे जाकर प्लस की 10⁻9 बनाएगा, यानी इसका मान होगा वह कम आएगा और हमारे प्रोटॉन के लिए जो मान आएगा वह अधिक आएगा। यानी हमें ये पता लग चुका है कि जो प्रोटॉन को जो लगने वाला समय होगा वह अधिक होगा। अतः प्रोटॉन को गिरने में अधिक समय लगेगा, गिरने में अधिक समय लगेगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। अब हमारा जो क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट कहा गया था कि इसके गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से तुलना कीजिए, तो इसके हम समझने का प्रयास करते हैं।
यानी हमें ये दर्शाना है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन गिरता है और प्रोटॉन गिरता है, इसका हमारा गुरुत्व के अधीन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका मुक्त पतन हो रहा है, ये गुरुत्व के प्रभाव से मुक्त होकर नीचे गिर रहा है। तो इसकी तुलना हम किस तरह से करते हैं? तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम, जैसे कि हमने ज्ञात किया है, जैसे कि हमने ज्ञात किया है आपके लिए जो ए ई का मान है, यानी जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के लिए जो आपका त्वरण निकल के आता है वह कितना है? वह है आपका 2.9 गुणा 10 की घात माइनस का 9 सेकेंड। 2.9 गुणा 10 की घात माइनस का 9 से मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमने प्रोटॉन के लिए त्वरण का मान नहीं लिखा है, ये हमने टीई का मान लिखा है। हमारे जो प्रोटॉन के लिए जो त्वरण निकल के आता है उसका मान है हमारे पास 3.51 गुणा 10 की घात 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास मान निकल के आता है। तो इसे लिखते हैं हम, सबसे पहले लिखते हैं आपके ए ई का मान, तो वो आता है आपका 3.51 गुणा 10 की घात 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी प्रकार हमने जो ए पी का मान ज्ञात किया है वो कितना निकल के आता है? वो आता है हमारे पास 1.9 गुणा 10 की घात 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1.9 गुणा 10 की घात 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और हमें पता है कि आपका जो गुरुत्व के अधीन जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान कितना होता है? उसका होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब हम इस मान की और इन दोनों मानों की अगर तुलना करें तो हम पाएंगे कि हमारे यहाँ पर घातों की संख्या काफ़ी अधिक है। ए ई के लिए आपकी जो घात लग रही है वो है 10 की घात 15 है, और ए पी के लिए जो हमारे 10 की घात लग रही है वो है 10 की घात 15 है। तो इन घातों से ही हमारे पास पता लग रहा है कि इन दोनों के जो त्वरण होंगे वो हमारे इस त्वरण की तुलना में काफ़ी गुना अधिक होंगे, यानी कि हम इन त्वरणों के मुकाबले में इस त्वरण को हम नगण्य मान सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इन त्वरणों के मुकाबले में इस त्वरण का कोई अस्तित्व नहीं है। तो हम यहाँ से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन का, हमने ये दोनों मान लिख लिए। फिर हम लिखते हैं कि यहाँ पर जी जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है, जी गुरुत्वीय त्वरण का मान ए ई व ए पी की तुलना में नगण्य है। अतः हम कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन का गुरुत्वीय क्षेत्र में मुक्त पतन होगा। तो बस ये था आपका एग्जाम्पल 1.8, जिसके अंदर हमारे पास आपके इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के लिए गिरने में लगने वाला समय पूछा था, जो कि हमने ज्ञात किया है। फिर अंत में हमारे पास इसके गुरुत्व के अधीन जो हमारा मुक्त पतन था ये हमारे पास पूछा था, जो कि हमने सोल्व कर दिया है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 1.8। एक बार इसके शॉर्ट रिविजन करते हैं, फिर से एक बार इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास विद्युत क्षेत्र ई का मान हमारे पास दिया गया था।
डिस्टेंस जो आपकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन गिरता है ये हमारे पास दिया गया था और कहा गया था कि आपके अगर विद्युत क्षेत्र के जो हमारी दिशा है अगर हम इसे चेंज कर दें और उतनी ही दूरी पर आपके प्रोटॉन को गिराए तो इन दोनों को जो लगने वाला समय है वह कितना होगा। तो हम इसे समीकरण ज्ञात करने के लिए हमने आपके समीकरण का सहारा लिया, गति के समीकरण का, s = ut + ½ at²। यहाँ पर आपके जो प्रारंभिक वेग था दोनों कोणों का वो था 0, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला निकल के आता है s की जगह हमारा d हो जाएगा डिस्टेंस, d = हो जाएगा ½ at²। यहाँ से हम t का फॉर्मूला निकाल लेते हैं जो कि आता है √2d/a। a आपका त्वरण हो जाएगा और a को हम ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं आपका फॉर्मूला होता है F = ma। यहाँ पर द्रव्यमान और त्वरण के अंदर संबंध, यहाँ से हम आपका जो F है आपका विद्युत बल है वो हम यहाँ से फॉर्मूला लिख लेते हैं और फिर इसके द्वारा हम AE का मान जो त्वरण है इलेक्ट्रॉन के लिए वो हम ज्ञात करते हैं। फिर इसी का उपयोग करके आपका जो समीकरण निकल के आता है T का, उसके अंदर हम AE का मान रख देते हैं और फिर हमारा TE का मान भी आ जाता है। फिर हम प्रोटॉन के लिए आपके AP का मान सबसे पहले ज्ञात करते हैं कि प्रोटॉन के जो लगने वाला त्वरण है वह कितना होगा। फिर हम आपके प्रोटॉन को गिरने में जो लगा समय है वो हम हमारे फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात करते हैं और फिर अंत में हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आता है AE और AP का, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आपके AP का मान आपके जो TP का मान है वह TE की तुलना में अधिक है, इस कारण हमारे प्रोटॉन को गिरने में अधिक समय लगता है। फिर हमारे AE व AP के मान के आधार पर हम कह सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान इन दोनों के मुकाबले में काफ़ी कम है या फिर नगण्य है, इस कारण हमारा जो इन दोनों कोणों का जो पतन होता है, जो गिरना होता है, वह गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन से मुक्त होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 1.8 एग्जाम्पल। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लासेस में जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल। थैंक यू।